नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और जो टॉपिक है वो है प्रस्तावना। तो देखते हैं इसका, पहले तो हम इसके नाम का मतलब जानते हैं कि कौन कौन से और नाम इसके प्रचलित हैं। तो प्रस्तावना के लिए जो अंग्रेजी में शब्द चलता है वो है प्रियम्बल। हिंदी में कुछ अन्य भी इसके नाम है, जैसे कि एक नाम है उद्देशिका। अब उद्देशिका नाम क्यों दिया गया है इसको हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। इसका एक अन्य नाम है आमुख। तो प्रस्तावना कहें, प्रियम्बल कहें, उद्देशिका कहें, आमुख कहें, इन सब का जो निचोड़ है, जो रस है, वो एक ही है और वो हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं। तो उस रस को बहुत बेहतरी के साथ में हम निचोड़ पाएँ, इसके लिए हमने, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, कि हम अपने मेन टॉपिक को कई सारे सब टॉपिक्स में तोड़ते हैं और फिर हम उसका बेहतरी के साथ में अध्ययन करते हैं। हमने प्रस्तावना को यहाँ तोड़कर पहला जो आयाम लिखा है इसका क्या है, यानी कि प्रस्तावना क्या है। देखिए, जब तक हम इसको बहुत बेहतरी के साथ में समझ नहीं लेते, प्रस्तावना एक अमूर्त टॉपिक है, एक अबूझ टॉपिक है। तो इसको बुझाते हैं और बुझाएंगे किस तरह, इन छोटे छोटे आयामों के जब हम उत्तर जानेंगे तो इसको हम बहुत बेहतरी के साथ में समझ पाएंगे। क्या है देख लेने के बाद में हम देखेंगे कि प्रस्तावना संविधान में क्यों है। तो देखिए, प्रस्तावना के बिना भी संविधान हो सकता है। तो यदि प्रस्तावना को संविधान में रखा गया है तो क्या कारण है उसके, ये हम यहाँ देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कब से है, यानी कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान में कब से है। फिर हम देखेंगे इसकी उपयोगिता, कि ये किस प्रकार से भारतीय संविधान के लिए उपयोगी है, क्या इसकी महत्ता है। फिर हम देखेंगे कि क्या ये संविधान का भाग है। अब इसका उत्तर आएगा या तो है या नहीं है। जो भी इसका उत्तर आएगा, उस उत्तर के आधार पर हम इसमें संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका जवाब भी ढूंढ पाएंगे। अगला और अंतिम जो आयाम है वो है इसकी प्रवर्तनीयता। प्रवर्तनीयता का सामान्य अर्थ होता है न्यायालय से लागू करवाने की शक्ति, यानी कि प्रस्तावना में लिखे हुए किसी भी शब्द का यदि राज्य के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो क्या कोई व्यक्ति उसे लागू करवाने के लिए न्यायालय में जा सकता है। अन्य शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि क्या प्रस्तावना न्यायालय में वाद योग्य है। तो ये जो भी वाद योग्य है या नहीं है, इसको हम वहाँ पर डील करेंगे। अब इससे पहले कि हम शुरू करें, हम एक डिस्क्लेमर के रूप में एक बात ये जान लेते हैं कि प्रस्तावना बहुत ज़रूरी टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि यूपीएससी जैसी बड़ी एग्जाम से लेकर एसआई और अन्य वनडे एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको हम बहुत विस्तार में पढ़ेंगे, थोड़ा गहराई से पढ़ेंगे, ताकि इसको बहुत बेहतरी के साथ में समझ पाए। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये भी है कि प्रस्तावना को पढ़ने का अर्थ है कि हम संक्षेप में पूरे संविधान को पढ़ रहे हैं, तो इसको हमें बहुत बेहतरी के साथ में पढ़ना चाहिए। तो एक बड़ा वीडियो ना लाकर हम इसको छोटे छोटे 2 या 3 भागों के रूप में इस प्रस्तावना को पढ़ेंगे। आज इसका ये पहला भाग है, तो इसमें पढ़ेंगे, उसके बाकी के जो आयाम हैं उसके हम दूसरे और तीसरे भाग में कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इसके पहले आयाम से कि प्रस्तावना क्या है। तो जो प्रस्तावना है वो है मूल दर्शन की अभिव्यक्ति है, यानी कि संविधान का मूल दर्शन है। अभी मूल दर्शन क्या चीज़ होती है? मूल दर्शन का सामान्य अर्थ होता है नज़रिया या फलसफा। तो जैसे हम इसको उदाहरण से समझें कि यदि हम किसी व्यक्ति का मूल दर्शन जानना चाहें या उसका नज़रिया जानना चाहें, दैट मीन्स कि हम उसके जीवन दर्शन जानना चाह रहे हैं कि किस आधार पर उसने अपने पूरे जीवन को जिया है। जैसे हम इसका उदाहरण लें कि गौतम बुद्ध का अगर हम जीवन दर्शन जानना चाहें तो मध्यम मार्ग वो केंद्रीय तत्व निकल कर आएगा, वो नज़रिया निकल कर आएगा जिसके आधार पर उन्होंने अपने पूरे जीवन को जिया था। उसी प्रकार अगर हम महात्मा गांधी की बात करें तो सत्य और अहिंसा, ये वो 2 तत्व हैं जिनके आधार पर उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को जिया था। तो जैसे हमने महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध के उदाहरण से उनके केंद्रीय तत्व के आधार पर उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया, उसी प्रकार से हम प्रस्तावना के आधार पर पूरे संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं, उसके जीवन दर्शन को समझ सकते हैं। इस प्रकार से जो प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का मूल दर्शन है, उसका सार तत्व है। दूसरा हम बोल सकते हैं कि ये संविधान का परिचय पत्र है। जो ख्यात न्यायविद है N.A. पालकीवाला, उन्होंने इसे परिचय पत्र की संज्ञा दी है। अब परिचय पत्र की संज्ञा क्यों दी है? उनके अनुसार जो प्रस्तावना है वो परिचय का काम करता है हमारे संविधान के लिए, यानी कि संविधान को समझना हो तो उसके परिचय के रूप में हम प्रस्तावना को पढ़ें और उसको समझें, उसके आधार पर हम समस्त संविधान का मूल्यांकन कर सकते हैं। फिर अगला देखते हैं कि ये उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्धित रूप है, परिवर्धित या परिवर्तित। पहले हम देखते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या चीज़ है। तो देखिए, जब संविधान सभा की बैठकें शुरू हुई तो इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को।
अब इससे जुड़ा एक प्रमुख तथ्य यह है कि इस दिन हमारे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। इसकी तीसरी बैठक फिर होती है उसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को। इस दिन संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। उसके बाद में जब इसकी 5वीं बैठक होती है और इसी से हमारे उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध है। 13 दिसंबर 1946 इस तिथि को उद्देश्य प्रस्ताव नाम का संकल्प पेश किया था। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो हमारे संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव नाम की संकल्पना को पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। फिर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकृत कर लिया और ये बाद में यही हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। अब हमने यहाँ पर लिखा है कि परिवर्धित रूप। ये क्यों लिखा है? तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि जो हम आज प्रस्तावना को देखते हैं ये उद्देश्य प्रस्ताव का हूबहू रूप नहीं है। इसमें एक संशोधन हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 में हुए इस संशोधन के आधार पर इसमें 3 शब्दों को समाहित किया गया और वो शब्द थे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी यानी कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। इन 3 शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाहित किया गया और आज जो हम प्रस्तावना देखते हैं वो इस संशोधन के बाद में है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसका परिवर्तित रूप आज हम देखते हैं और हमारी प्रस्तावना है उसका वर्तमान स्वरूप प्राप्त होता है। इस उद्देश्य प्रस्ताव के कारण ही इसको उद्देश्य का नाम से भी जाना जाता है। अगला इसका आयाम देखते हैं हम कि प्रस्तावना संविधान में क्यों है। तो देखिए इसका जो पहला और सबसे ज़रूरी जो इसमें बात है वो ये है कि किसी भी बड़े या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट से पहले उसका मूल दर्शन होना चाहिए। तो इसी प्रकार से हमारे संविधान में भी प्रस्तावना को प्रश्रय दिया गया है। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे आप किसी महत्वपूर्ण पुस्तक को पढ़ेंगे, किसी नॉवेल उपन्यास को पढ़ेंगे, तो आप उसमें पढ़ेंगे कि शुरुआत के कुछ 2-4 पन्नों में लेखक अपनी ओर से एक स्पष्टीकरण देता है जिसमें वो बताता है कि उसका उपन्यास जो है वो किस बारे में है। जैसे कि एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है फणीश्वर नाथ रेणु, उनका उपन्यास है मेला आंचल। मेला आंचल में आप अगर शुरू में देखेंगे तो लेखक उसमें अपनी ओर से कहते हैं कि इसमें फूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है और इनमें से मैं किसी से अपना दामन बचाकर नहीं निकल पाया हूँ। इसका मतलब है कि लेखक इसमें कहना चाहते हैं कि यहाँ पर फूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, यानी कि इसमें अच्छाई और बुराई सबका समावेश किया गया है। एक ग्रामीण परिवेश में जो जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हो सकती है वो सब मैंने लिख दी है। मैं इनमें से किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया हूँ। सारी के सारी मैंने उस परिवेश के अनुसार जो जो चीज़ें हो सकती थी मैंने सभी उसमें लिख दी है। तो जिस प्रकार से इस स्पष्टीकरण के माध्यम से हम उस उपन्यास की पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं कि वो उपन्यास किस दिशा में जाने वाला है, किस पर आधारित है वो, उसी प्रकार से हम प्रस्तावना के माध्यम से हमारे संविधान को भी सटीक शब्दों में समझ सकते हैं कि प्रस्तावना क्या लक्ष्य हमारे संविधान के लिए निर्धारित करती है। अगला इसका एक पॉइंट ये भी है कि अमेरिकी संविधान ऐसा पहला संविधान था जिसने इस प्रकार का प्रयोग किया था कि उसने अपने संविधान से पहले प्रस्तावना नाम की एक संकल्पना को रखा था। और जब हमारे भारतीय संविधानविद इस चीज़ का अध्ययन कर रहे थे तो उन्हें यह विचार अच्छा लगा था, ये संकल्पना अच्छी लगी थी, इसीलिए उन्होंने भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना को संविधान से पहले प्रश्रय दिया, उसे रखा। फिर अगला हम आयाम देखते हैं कि कब से है, यानी कि प्रस्तावना संविधान में कब से है। तो यहाँ पर है 26 नवंबर 1949। ये वो तिथि है जब हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया है। यानी कि जिस तिथि को भारतवासियों ने इसको खुद को अर्पित किया है वो तिथि है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था। हमने यहाँ पर देखा कि जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था उसे संविधान सभा ने 22 जनवरी को स्वीकार किया था और आगे चलकर ये संविधान का भाग बना। तो कब बना था ये? 26 नवंबर 1949। ये वो तिथि है जिस दिन हमारे प्रस्तावना को संविधान का भाग बनाया गया था और इसी दिन हमारा संविधान लागू भी हुआ था। तो ये था प्रस्तावना के हमारे वीडियो का पहला भाग। इस भाग में आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले दूसरे भाग में। धन्यवाद।